नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। महाराष्ट्र का चुनाव आ गया है, लेकिन चुनाव के नतीजे किसी के भी गले नहीं उतर रहे हैं। सबको ये लग रहा है कि ये चुनाव लूटा गया चुनाव है और इस चुनाव में चुनाव आयोग ने ही नहीं धांधलेबाजी की है, बल्कि इस चुनाव में अदानी मॉडल ऑफ रिश्वतखोरी, यानी कि जो अदानी के मॉडल की जो रिश्वतखोरी है, उसके बारे में लोग बात कर रहे हैं कि आखिर पैसा दे देकर क्या 288 सीटों पर बीजेपी ने वोटों को खरीदा है। वरना ऐसा हो नहीं सकता था कि एनसीपी शरद पवार के हाथ से निकल जाए, शिवसेना उद्धव ठाकरे के हाथ से निकल जाए और केवल जो लोग बात आज कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि ये जो 132 सीटें बीजेपी की आई हैं, ये केवल और केवल वोटों को खरीदने से आई हैं। इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ महमूद प्राचा, सुप्रीम कोर्ट के वकील इस समय है। सुप्रीम महमूद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और महाराष्ट्र रिजल्ट्स पर आपका क्या कहना है? आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? क्योंकि मैं अब आपका महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आने के बाद ये पहला इंटरव्यू कर रही हूँ। वैसे तो अक्सर हम लोग कई मुद्दों पर बात करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव के बारे में क्या कहेंगे? क्या ये बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी रिजल्ट आपको लग रहा है? जी नहीं, मुझे तो ये बहुत ही ऑर्डिनरी रिजल्ट लग रहा है कंसीडरिंग द सर्कमस्टांसेस। अगर ये न्यूट्रल इलेक्शन होता तो इसमें कम से कम 150 सीटें, और क्योंकि हालात इतने बुरे हो गए हैं कि सच बोलने वाले को, तथ्यात्मक बात करने वाले को, लॉजिकल बात करने वाले को एकदम अजीब सी नजर से लोग देखने लगते हैं। कम से कम 150 सीटें महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को ज्यादा जीतनी गई थी, जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के हाथों से छीन ली गई हैं। और उसका फिर बुनियादी और मेन रीजन है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और दूसरे बहुत सारे तरीकों में एक नया तरीका जो इस वक्त महाराष्ट्र में बड़े लेवल पे इस्तेमाल हुआ है। लोग पैसे की बात कर रहे हैं। वानखेड़े साहब ने एक जो कंटेनर की बात की, मगर एक कंटेनर तो उनकी जानकारी में आया। कितने ऐसे नोटों भरे कंटेनर, कितने ऐसे नोटों भरे जहाज, कितने ऐसे नोटों के भरे हुए शिप्स महाराष्ट्र में उतारे गए हैं बेईमानी करने के लिए, उसका अंदाजा लोगों को नहीं है। और लोग अंदाजा लगाना ही नहीं चाह रहे। लोग लगा पा रहे हैं, लेकिन जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो उनसे मुकाबले के लिए तैयार नहीं है। वो सिर्फ एक तरीके से एक फॉर्मेलिटी सी कर रहे हैं ऑपोजिशन की। ये है सबसे बड़ी बुनियादी वजह। जो लेटेस्ट तरीका और एक कंटेनर पकड़ा गया है नीलू जी, अगर आप रिपोर्ट्स देखेंगे, चांदी के उसका सिल्लियों का भी चांदी तक दी जा रही है। तो ये अपने जो पॉलिटिकल पार्टी, जो बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, पन्ना प्रमुख हैं, एक तो उन्होंने अपना हिस्सा मांगना शुरू कर दिया बड़ा, कि बड़े पैसे देने पड़ रहे हैं उन्हें, अब एक बात। और दूसरा, एक जो नया तरीका इस इलेक्शन में जो मेरी जानकारी में आया है, बड़े लेवल पे जो भी वोट, जिनको इनको ऐसा अंदाजा है जैसे जो जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के वोट हैं, मराठा कम्युनिटी के वोट हैं, उनमें बहुत सारे लोगों को जो ये 10-10 हजार, जो 20-20 हजार दिए गए हैं, ये वोट देने के लिए नहीं दिए गए, वोट ना देने के लिए पैसे देके उंगलियों पे निशान लगाएं, ताकि वो लोग जाके वोट ना दे सके। जो चुनाव आयोग एक इंडेलिबल इंक से निशान लगाता है ना, वो लगाए पैसे दे के, क्योंकि लोगों के ऊपर यानी कि आप ये कह रहे हैं, ये एक बड़ा आरोप है, आप ये कह रहे हैं कि लोगों की उंगलियों पर निशान लगाया गया है और फिर उनको कहा गया है कि आप घर बैठे और वोट ना दे ही नहीं सकते ना, सिर्फ निशान लगाना है, पैसे लीजिए और निशान लगवाइए। ओके, इंडेलिबल इंक लेके आए, उसके बाद तो वोट दे ही नहीं सकते ना। कितने कितने पैसे दिए गए हैं? हर एक व्यक्ति को निशान लगवाने के कितने पैसे दिए गए हैं? अब ये 10,000 का तो इल्जाम जो वानखेड़े साहब ने लगाया है, मेरे ख्याल से पैसे की तो कोई कमी नहीं है ना। अडानी साहब ने, अडानी जी ने देश के लाखों लाखों करोड़ रुपए तो सीधे सीधे बैंकों से ही चुराए हैं ना, सीधे सीधे बैंकों से चुराए। और उसकी जो धमक है वो पूरी दुनिया से नजर आ रही है। हर जगह बेईमान और चोर डिक्लेयर किया जा रहा है अडानी जी को, और साथ के साथ मोदी जी का भी नाम आता है उसमें। तो अब जब दोनों ऑल्टर ईगो हैं एक दूसरे की, मोदी जी के लिए ही तो काम कर रहे हैं अडानी जी। अडानी जी का कौन सा 5 पैसे भी अडानी जी के हैं स्वयं के, वो तो एक फ्रंट मैन है। मोदी जी का पैसा है, अमित शाह जी का पैसा है सारा। तो वो चुनाव में उनको क्या फर्क पड़ रहा है? और पास में ही तो महाराष्ट्र में ही तो वो भी है ना, नासिक, जहां नोट छपते हैं, रिजर्व बैंक में उनके व्यक्ति हैं, उन्हें एक के बाद एक एक्सटेंशन दी जा रही है।
नोट छापे जाओ और बांटे जाओ। कोई रिजर्व बैंक कोई ईमानदारी से काम थोड़ी कर रहे हैं। तो नासिक में ही तो नोट छपते हैं, छाप लो जितने मर्जी और बांट दो। ये हो रहा है। अब इस सब का सोल्यूशन क्या है, ये एक सोचने का विषय है। नहीं, लेकिन जो ये आपने बात कही कि कंटेनर्स भर भर के सोना चांदी दिया जा रहा है, फिर उसके बाद आपने कहा कि शिप्स में भर के पैसा आया है, ये सब का सबूत क्या है? क्योंकि आज हम जैसे ही ये पॉइंट रेज करेंगे, लोग कहेंगे अरे आप लोग के पास सबूत नहीं है, आप बेकार की बातें आप लोग कर रहे हैं बैठकर और अफवाह फैला रहे हैं। देखिए, हम तो अफवाह फैला ही रहे हैं, लेकिन चांदी का कंटेनर पकड़ा गया है नहीं पकड़ा गया, ये देख ले लोग। ये तो हम अखबार में से पढ़ के बता रहे हैं। ये तो बात मानी हुई है। अडानी जी के पास लाखों करोड़ रुपए बैंकों से माफ हुए हैं, ये तो तथ्यात्मक बात है। और अडानी जी इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, वो तो बिजनेसमैन ही नहीं है मेरे कहना तो ये है। आप उनसे इंटरव्यू कर लीजिए, अगर वो अपने किसी भी बिजनेस के बारे में डिटेल बता सकें। सारा पैसा तो मोदी जी का है। और अगर मोदी जी जो है वो चुनाव ही नहीं जीतेंगे, तो अगर कोई अगली ईमानदार सरकार आ गई तो मोदी जी, अमित शाह जी, आरएसएस और बीजेपी के सब लोग तो सैकड़ों साल के लिए जेल में चले जाएंगे। ये जो अभी लेटेस्ट घपला पकड़ा गया है अमेरिका में ब्राइबरी का, ये सोलर पैनल की वजह से, उसमें ही कम से कम 100-200 साल की सजा होगी सबको। और भारत में जो हमने एफआईआर कराई है, सीबीआई को दी है, उसमें भी सैकड़ों साल की सजा होने वाली है। तो सरकार तो किसी हालत में छोड़ ही नहीं सकते ना मोदी जी। तो पैसा किस काम का हमें पता है, ये पैसा तो लगाना ही है ना। ये लॉजिकली बात करनी चाहिए। नहीं, लेकिन आपको महाराष्ट्र के चुनाव में और क्या लग रहा है कि क्या कुछ हुआ है? अगर आज हम ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव में पैसे का अंधाधुंध उपयोग हुआ है, वोटों की चोरी हुई है, तो आज अगर मैं आपसे 3-4 पॉइंट्स कहूं कि महाराष्ट्र का चुनाव पिछले कई चुनावों से कैसे आपको डिफरेंट लगता है? आज जो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाई वोट, एक एक वोट को खरीदा गया है, तो अगर उसके थोड़े से स्पेसिफिक्स आप बताएं कि किस तरीके की चोरी, कौन से चोरी का मॉडल यहां पर नजर आया है, तो उस पर थोड़ा सा लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। जी मैम। देखिए, सबसे पहला और प्रथम तो चोरी, वोट चुराने की मशीनें ही हैं। तो जो पैटर्न लोकसभा में था, वोट परसेंटेज बताने का, ये लोकसभा 2024 से ही शुरू करते हैं, पीछे भी यही पैटर्न रहा है। तो लोकसभा 2024 से बात करते हैं, वोट परसेंटेज के हिसाब से रिपोर्टिंग हो रही है। एक्चुअल नंबर ऑफ वोट्स जो हैं, वोटों के नंबर जो, उसके हिसाब से रिपोर्टिंग नहीं कर रहे चुनाव आयोग। लोकसभा में भी यही हुआ, 5% के करीब, 4,65,00,000 के करीब वोट बढ़ गए चुनाव आयोग के डेटा के हिसाब से। ये प्यारेलाल गर्ग साहब ने बताया। उसके बाद हरियाणा में देख लीजिए, हरियाणा में भी यही मॉडल हुआ, उसमें भी 5 से 6% वोट बढ़ गए। अब महाराष्ट्र में देख लीजिए, वही 5, 6, 7% वोट बढ़ गए। ये है इलेक्शन कमीशन के डेटा से। तो ये एक तरीका, ये एक मॉडल है वोट बढ़ाने का। अब झारखंड में देखिए कितने वोट बढ़े, 1 से 1.5%। ये लॉजिक लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो जहां वोट परसेंटेज कम बढ़ रही है, और ये एक तरीका है, ऐसे 10 तरीके हैं। आप दूसरा तरीके पे आ जाइए। आप, ये है जो ईवीएम के माध्यम से वोट चुराए जाते हैं, मशीनों की धांधलेबाजी करके वोट जो चुराए जाते हैं, कम से कम 20% के आसपास तक के वोट होते हैं, जिसमें से चुनाव आयोग को अपने ही डेटा में हेरफेर करनी पड़ती है। और ये हेरफेर तब नजर आती है जबकि वो पूरी ताकत लगाते हैं छुपाने की, लेकिन नजर तो आनी है ना, कितना छुपाएंगे। दूसरा मॉडल, पैसों के मॉडल पे आ जाते हैं। पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन हर एक जगह, पैसा बीजेपी के पास, अगर आप चाहें तो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से देख ले, जितना सारी पार्टीज के पास आया होगा इकट्ठा होके, उससे डबल बीजेपी के पास आया। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 7-8 साल में हर एक 500 से ज्यादा हर एक डिस्ट्रिक्ट में करोड़ों करोड़ों रुपए का हाईटेक स्टेट ऑफ द आर्ट ऑफिस बना लिए हैं। तो पैसे तो अंधाधुंध आ रहे हैं और लगा भी रहे हैं, उसमें से 10% 90% देश के बाहर दूसरे देशों में जमा हो रहे हैं पैसे। ये दूसरा मॉडल है, उसका मैं एग्जांपल दे रहा हूं लॉजिकल। आप बीजेपी का ऑफिस पहले और बाद में जाके देख लें, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का बिफोर एंड आफ्टर हाल देख लें पिछले 5-7। जो लोग एक स्कूटर पे चलते थे वो आज बीएमडब्ल्यू में चल रहे हैं। तीसरा ये मॉडल, जो
हाँ, नहीं, ये तो चीज समझ में आ रही है कि भाई उनका ऑफिस, उन्होंने हाईटेक ऑफिसेस बना लिए हैं, वो तो पूरा देश देख रहा है। लेकिन मैं महाराष्ट्र के संदर्भ में ही बात कर रही हूँ कि दो तीन चीजें आ रही हैं। अब जो कांग्रेस की नेता है वर्षा गायकवाड़, उन्होंने एक आज विजुअल पोस्ट किया है, अभी 3 घंटे पहले की खबर है कि वर्षा एकनाथ गायकवाड़ ने पोस्ट किया है कि जिन लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया था, उस गांव के लोग अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई ऐसा कैसे हो गया कि उन्होंने वोट तो कांग्रेस को दिया था और उनका वोट कहीं और चला गया। तो क्या ये सही बात है? और जो सीडब्ल्यूसी के मेंबर है कांग्रेस नेता गुरदीप सप्पल ने एक ट्वीट लिखा है कि भाई महाराष्ट्र में नांदेड़ का उन्होंने एग्जाम्पल लिया। नांदेड़ के बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि नांदेड़ की जो लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी है उसमें कांग्रेस जीत कर आई है, लेकिन जो विधानसभा की जो 6 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज है वहां पर महायुति जीती है। तो ये जो डिस्क्रिपेंसी है ये क्या है, ये कैसे हुआ एग्जैक्टली? नांदेड़ का खेल क्या है? देखिए, आप नांदेड़ हो या कोई भी जगह हो, ये खेल तो हम लोग देखिए, अगर चोरी हो गई किसी चीज की, एक जो आम आदमी है वो क्या बताएगा कि ये मेरे घर से इतने पैसों की चोरी हो गई। ये तो पुलिस का काम होता है ना, इन्वेस्टिगेशन करके उसकी डिटेल्स बताए कि इस प्रकार से चोरी हुई थी, आपके घर का ताला तोड़ा था, ये किया था, और उसके बाद पुलिस बताएगी एग्जैक्ट डिटेल्स। ये लेकिन जो सिंबल्स हैं, जो निशान है चोरी के, वो है सप्पल साहब जो बता रहे हैं, वो तो एक अपने आप में 7वां अजूबा है ना, कि एक व्यक्ति चुनाव में अंदर घुस रहा है, वही कह रहा है कि मैं एक एक मशीन में कांग्रेस को वोट डालूंगा और एक बराबर की जो मशीन है उसमें जो है मैं हाथ के हाथ साम के साथ हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट डालूंगा। ये तो 7वां अजूबा है ना। मतलब ये तो कोई वही जो नॉन बायोलॉजिकल शख्सियत है वही कर सकती है, जो एकदम बिल्कुल स्प्लिट हो गई जनता। मतलब जो मोदी जी के नाम पे वोट पड़ना है उसको नहीं दे रहा लोग, कि मोदी जी को वोट नहीं देना, मुझे मुझे एकनाथ शिंदे जी को वोट देना है। ये है इसका। अब लेकिन हम लोग उसके सिम्टम्स दिखा रहे हैं कि ये इतनी बड़ी चोरी हुई है। अब आप इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे तो पता चलेगा। नांदेड़ का असली खेल आपको क्या लग रहा है? ठीक है, विधानसभा में सब लोगों ने शिंदे को वोट दिया है, लोकसभा के चुनाव में वहां पर जो नांदेड़ की लोकसभा सीट है वहां पर सब कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। ये जो चोरी है ये क्या है? क्रॉस वोटिंग हुई है, चोरी हुई है, गड़बड़ क्या है? क्या गड़बड़ आपको दिखती है यहाँ पर? गड़बड़ मुझे ये दिखती है कि जो मशीनों का खेल है उसको करने में इनसे चूक हो गई है। जितनी मशीनें ये लोकसभा में चेंज करना चाहते थे, हेरा फेरी करना चाहते थे, उतनी नहीं कर पाए, क्योंकि पूरा ध्यान इन्होंने अपनी विधानसभा की सीट पे लगा दिया। ये तो है राजीव अगर ये कुमार क्या कर रहे थे? राजीव कुमार तो इनकी मदद करते हैं, तो राजीव कुमार उनको बता देते। ऐसा कैसे हो गया? ये तो या इस राजीव वक्त कुमार ने धोखा दे दिया इस बार मोदी जी को? धोखा नहीं दे दिया, राजीव कुमार जी से चूक हो गई। अब इसका क्या खमियाजा भुगतेंगे वो आने वाले दिन बताएंगे आपको। राजीव कुमार जी को ये जो चूक हुई है इनसे, मतलब एक व्यक्ति पे आप कितना बोझ डालना चाहते हो? आपको लोकसभा भी जिताए, राज्यसभा भी, ये भी सभी सभी चुनाव जिता दे, अब हो गई बेचारे से एक गलती, ये है। लेकिन बात बुनियादी तौर पे वही है कि किस जगह क्या, और हमने तो ये तक भी इमेजिनेशन पे नहीं छोड़ा है ना, हमने तो वीडियोग्राफी दिखाई है किस तरीके से मशीनों में हेरफेर होता है दुनिया भर को। तो वो वीडियोग्राफी तो अब महाराष्ट्र के लिए भी हमने चिट्ठी लिख दी है ऑलरेडी, हमने अपना काम शुरू कर दिया। तो वो वीडियोग्राफी हम महाराष्ट्र के इलेक्शन में भी बता देंगे। जैसे ही वीडियोग्राफी मेरे पास आ जाएगी वो, और आ जाएगी जल्दी, तो मैं बता दूंगा आपको लोकसभा में कम गड़बड़ क्यों कर पाए और विधानसभा में ज्यादा गड़बड़ क्यों कर पाई इलेक्शन कमीशन, वो मैं रीजन आपको बता दूं। लेकिन अभी मैं अंदाजा ही लगा रहा हूं कि वहां गड़बड़ करने में सारे अधिकारी इधर ही ध्यान दे गए, उधर गड़बड़ कुछ कम कर पाए, इसलिए ये रिजल्ट आया। लेकिन महत्वपूर्ण बात इसमें क्या है? ये तो बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं और आपके मुंह से अगर ये बात आ रही है कि सारा ध्यान राजीव कुमार की टीम ने विधानसभा के चुनाव में लगा दिया था, इस वजह से नांदेड़ जैसी जगह में राजीव कुमार से चूक हो गई, तो इसका क्या खामियाजा, उनको क्या पनिशमेंट मिलेगा? या फिर उनको माफ कर देंगे मोदी जी, कहेंगे चलिए कोई बात नहीं? ये तो अब मोदी जी के ऊपर है, मैं उनके मन के अंदर तो देख नहीं सकता। अगर वो अच्छे मूड में हुए तो माफ कर देंगे, बुरे मूड में हुए तो फिर बहुत सारे केसेस है, हमने देखे हैं। हिरेन पांड्या जी का देखा है, ये इनका जज लोया का देखा है, एग्जाम्पल तो बहुत लंबे हैं। अडवाणी जी का देखा है, मुरली मनोहर जोशी जी का देखा है, किस किस का नहीं देखा हमने।
बाल ठाकरे जी के सुपुत्र हैं उद्धव ठाकरे, उनका देखा है, किसको छोड़ा उन्होंने? नहीं, लेकिन महमूद मैं अभी भी आपसे समझना चाह रही हूँ, ठीक है, ईवीएम और चुनावी मशीन्स का तो जो खेल है वो खेल है ही है, चुनाव आयोग जो करता है, बट ये जो महाराष्ट्र मॉडल ऑफ इलेक्शंस है जहां पर अंधाधुंध पैसा, और इस लेवल पर पैसा चलता था, लेकिन इस लेवल पर पैसा चलेगा ये शायद किसी ने सोचा नहीं था। तो ये क्या कोई एक नया मॉडल है? और अब आने वाले इलेक्शंस क्या इसी मॉडल से होंगे? तो अगर आने वाले इलेक्शंस में अब सिर्फ पैसे का ही खेल चलने वाला है और अदानी मॉडल से चुनाव होगा, तो फिर तो विपक्ष भूल जाए कि वो कोई भी चुनाव ऐसे जीतेगा, और जीत ही नहीं सकता। हर स्टेट में अब बीजेपी की सरकार बनेगी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बननी चाहिए। विपक्ष का जो रवैया है बिल्कुल बननी चाहिए और बनेगी भी, क्योंकि विपक्ष अपना रोल ही प्ले नहीं कर पा रहा। आप देखिए नीलू जी, ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं सिर्फ आजकल। अभी मैंने कांग्रेस के जयराम रमेश जी और पवन खेड़ा जी की वो देखी भी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो कह रहे हैं इतना बड़ा काम बीजेपी ने सबकी आंखों के सामने महाराष्ट्र में कर लिया। वो क्या कह रहे हैं कि हमारे साथ बड़ी धांधली और धोखाधड़ी हो गई है, हम इसकी आवाज निरंतर उठाते रहे और उठाते रहेंगे। मतलब इसकी रिपोर्टिंग करते रहेंगे। अब रिपोर्टिंग करना तो आप जैसे जर्नलिस्ट का काम है ना, पार्टी का काम तो इससे शुरुआत होनी चाहिए ना। और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं देख देख के मुझे मतलब शर्म से मैं मुंह ढक लेता हूं अपना, कि मैं भी कभी इस पार्टी में रहा हूं, कि उसके स्पोक्स पर्सन मतलब इतने ज्यादा बहादुरी का प्रदर्शन कर रहे हैं कि वो जर्नलिस्ट से कह रहे हैं कि हमने तो आपके सामने ये एक चीज बता दी कि अडानी जी ने इतना बड़ा सेबी में और ये इतना गड़बड़ किया, आप लोग इन्वेस्टिगेशन कीजिए, आप भी तो अपनी जिम्मेदारी निभाइए। ये विपक्ष जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है उसके ये शर्मनाक बयान हम लोगों को मुंह छुपाने पे, मुंह ढांप लेने पे शर्म के मारे मजबूर करते हैं। और इनको शर्म नहीं आती, अपने कलप लगे हुए कुर्ते पहन के बैठ जाएंगे वहां और बताएंगे दास्तान अपनी बुजदिली की, अपनी नासमझी की, और अपनी एक तरह से सरेंडर की, कि हमने सरेंडर कर दिया, हम कुछ नहीं कर सकते, हम रिपोर्ट कर सकते हैं। भाई रिपोर्ट तो आप ज्यादा बेहतर कर रही हो उनसे। जितनी कांग्रेस पार्टी ने रिपोर्ट की है उससे 10 गुना ज्यादा आपने अकेले ने कर दी बीजेपी के क्राइम रिपोर्ट। आपने सुब्रमण्यम स्वामी जी के इंटरव्यू लेके, एक एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति के इंटरव्यू लेके उनसे ज्यादा रिपोर्टिंग कर दी। उनका काम तो अब इसको रोकने का है ना, आंदोलन करके, कोर्ट में जाके मजबूत केस फाइल करके। कर क्या रहे हैं वो? कर ये रहे हैं कि हमने हाथ खड़े कर दिया, हमसे कुछ नहीं हो सकता, हम आवाज उठाते रहेंगे। मोदी जी हमारी आवाज सुन ले, राजीव कुमार जी हमारी आवाज सुन ले तो ठीक है, कुछ नहीं होने वाला। अब लोकतंत्र के लिए आगे के चुनाव कितना बड़ा खतरा हो गए हैं, क्योंकि अब महाराष्ट्र चुनाव के बाद अब लोगों को डर लगने लगा है कि ये चुनावी प्रक्रिया जिंदा भी रहेगी देश में या नहीं रहेगी। अगर पैसे से ही सारे वोट्स को खरीदना है तो चुनाव कराने का मतलब क्या है? क्यों चुनाव आयोग है, क्यों उसको बंद कर दें? देखिए, पैसे का इस्तेमाल आज से नहीं हो रहा, हर इलेक्शन में होता है, हर पार्टी करती है, हर कैंडिडेट करता है जितना उसका सामर्थ्य होता है। बुनियादी बात यह है कि बीजेपी और आरएसएस के पास इस लेवल का पैसा आ गया है जिसका कोई सानी नहीं रहा पीछे, ये है पॉइंट। और इसीलिए वो इस लेवल का पैसा खर्च कर रहे हैं जिसका एग्जाम्पल पहले मिल ही नहीं सकता। जितना पैसा कोई खर्च करने की सोच सकता है कैंडिडेट, उससे 100 गुना ज्यादा कम से कम बीजेपी खर्च करती है। अब आप बताइए, इसीलिए हमें आंदोलन करना पड़ेगा, विपक्ष की पार्टी को आंदोलन करना पड़ेगा सड़कों पे आके। सबूत मौजूद है सारे, सबूत एक नहीं, सबूत सैकड़ों हजारों की तादाद में मौजूद है। हर घटले का सबूत नजर आ जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन सबूत के बाद आवाज नहीं उठानी है, आंदोलन करना है। जो आवाज उठाने की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वो देश के संविधान के साथ, देश के व्यवस्था के साथ, जनतंत्र और लोकतंत्र के साथ गद्दारी कर रहे हैं। खासतौर पे वो लोग जो महत्वपूर्ण पदों पे बैठे, वो बुजदिली अपने कैंडिडेट्स में, अपने पार्टी के वर्कर्स में भी घुसा रहे हैं, इस तरह की हल्की और कमजोर बातें कर करके। ये पूरे कार्डर्स का मनोबल गिरा रहे हैं कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं कि हम आवाज उठाते रहेंगे, तो इसका मतलब हमें सड़कों पे नहीं आना है, ये मैसेज दे रहे हैं बार बार। इसीलिए हम ऐसे लोगों को आरएसएस का एजेंट कह रहे हैं बार बार। अब ये राहुल गांधी जी के ऊपर है, खड़गे जी के ऊपर है कि वो क्या करते हैं इनके लिए।
नहीं, लेकिन अब वो क्या करेंगे वो तो कांग्रेस की अंदरूनी बात है। और आपने इसके पहले भी बोला है कांग्रेस किस तरह से सड़कों पर आएगी, ये कांग्रेस को प्लान करना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब मोदी जी ने और अदानी जी ने दोनों ने मिलकर देश के चुनावी प्रक्रिया को क्या बना दिया है आपके हिसाब से? मतलब हाईजैक कर लिया, एक लफ्ज में अपहरण कर लिया उसको। जिसको चाहेंगे वो जीतेगा, जिसको चाहेंगे वो हारेगा। मैंने दो आपको चीजें बताई शुरू शुरू में, मशीनों की हेरफेर जो परसेंटेज के हिसाब से नजर आ रही है, दूसरी आपको ये बताई कि पैसे दे के वो ना सिर्फ अपने कार्डर्स को पैसे दे रहे हैं जो कि हिस्सा मांग रहे हैं, बल्कि लोगों की उंगलियों पे निशान लगाने के पैसे दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं है किस बात का कि लोग हमसे पैसे लेके भी वोट नहीं देंगे, क्योंकि हमसे इतनी नफरत करते हैं। तीसरा तरीका जो ये करते हैं, जो उत्तर प्रदेश में नजर आया आपको, पिस्तौल चलाने का। वोटर्स को जो जो इनके खिलाफ जाने वाले परसीव्ड वोटर्स होते हैं, और ऐसे लोग बहुत ज्यादा हैं, मुस्लिम कम्युनिटी का तो नजर आ जाता है। ये चुनाव आयोग सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए खर्च करता है लोगों को इनवाइट करने के लिए, वोट डालने के लिए। ये पुलिस के और प्रशासन के अधिकारी बंदूकें दिखा दिखा के, बैरिकेड्स लगा लगा के लोगों को वोट डालने से रोक रहे हैं। ये इनका तीसरा मॉडल। चौथा मॉडल, ये वोट कटवाने का मॉडल है। देवाशायन साहब ने इसके बारे में भी एक केस डाला था, वो भी अभी अपने लॉजिकल कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा है। वो ये था कि ये वोटर लिस्ट में से आइडेंटिफाई करके जो आरएसएस और बीजेपी के समर्थक वोटर्स नहीं होते उनको कटवाते हैं। 18 साल तक के जो नए नए वोटर्स होते हैं उनको चढ़ने नहीं देते वोटर लिस्ट में। ये इनका एक और मॉडल है। एक और मॉडल है इनका कि कार्यकर्ताओं को धमकाना और डराना। जो दूसरी विपक्ष के पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं उनको धमकाना पुलिस के माध्यम से। एक ये पिंक स्लिप्स देते हैं उत्तर प्रदेश में, और दूसरी जगहों पे कार्यकर्ताओं को धारा 144 जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का होता है ना, चुनाव से आगे पीछे कार्यकर्ताओं को पुलिस और प्रशासन के लोग बाउंड डाउन कर देते हैं। कहां पे? अपने घरों में रहोगे, घर से बाहर नहीं निकलोगे, नहीं तो झूठे मुकदमे लगा देंगे तुम्हारे ऊपर। डराते हैं, धमकाते हैं। ये इनका एक और मॉडल है। जो झारखंड में ये काम, ये वाला मॉडल फेल होता है क्योंकि जहां जहां सरकारें होती हैं वहां पुलिस के अधिकारी ये काम नहीं कर पाते, तो उससे भी नुकसान होता है। मतलब लोगों के जो असली वोट है वो पढ़ पाते हैं ज्यादा से ज्यादा संख्या में, तो इनके काडर के वोट रह जाते हैं, और जो ये 20% की घपलेबाजी करते हैं वो वोट रह जाते हैं। लेकिन उसको भी इतने ज्यादा जनता इनके खिलाफ है, वोटों से हरा देती है। झारखंड का मॉडल ये मॉडल है। ये समझने की बात है। लेवल प्लेइंग फील्ड जो कांग्रेस बोल रही है झारखंड में भी नहीं थी। यही ये करके ना बीजेपी की मदद जो करते हैं, इससे हमें सबसे ज्यादा दुख होता है। कांग्रेस पार्टी अपने चुनाव के मतलब उनके स्पोक्स पर्सन ये बोल रहे हैं जहां जहां हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है, कहीं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। जम्मू कश्मीर में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। तो झारखंड के चुनाव तो जेएमएम जीता ना, जेएमएम का कांग्रेस का अलायंस, तो वहां पर लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होती है? ये मैं कैसे मदद कर रहे हैं कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन बीजेपी और आरएसएस का गुनाह और दोष छुपाने में, वो बता रहा हूं मैं आपको। मशीनों का हेरफेर तो हुआ ही है ना वहां। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस जो गई हैं उन्होंने तो आतंक मचाया ही है ना लेकिन क्या नहीं कर पाए? वो जो लोकल पुलिस के लोग कार्यकर्ताओं को डराते धमकाते हैं, उनको येलो और पिंक और ब्लू स्लिप्स देते हैं कि तुम अपने घरों से नहीं निकलोगे, ये नहीं कर पाए। ये लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई। ईवीएम में घपलेबाजी करना लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई। नहीं हुई ना, वरना झारखंड में भी रिजल्ट बहुत ऊपर होते। बीजेपी को 10 सीटें ना आती। नहीं, तो आपने ये कहा कि जो सीटें जेएमएम और कांग्रेस के अलायंस को मिली है उससे कहीं ज्यादा सीटें जेएमएम को आ सकती थी। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड होगी तो। पैसे क्या झारखंड के पॉलिटिकल पार्टी के लोग इतने पैसे खर्च कर पाए होंगे? जो उन्होंने, हिमंत बिश्वा शर्मा किस चीज के लिए जाने जाते हैं मुझे बता दीजिए। वो हिमंत बिश्वा शर्मा जी किस चीज के लिए जाने जाते हैं? पैसे के लिए। तो इलेक्शन मैनेजमेंट पैसे से करने के लिए उनको वहां भेजा, और नफरत फैलाने के लिए। लेवल प्लेइंग फील्ड थी, वहां जाके उन्होंने जो बाहर से आए हुए लोगों को, घुसपैठियों को बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा असल में तो वहां से शुरू हुआ था ना, वहां के लिए शुरू हुआ था हिंदू मुसलमान करने का। लेवल प्लेइंग फील्ड थी। पैसे का इतना ज्यादा वितरण हुआ है झारखंड में भी, लेवल प्लेइंग फील्ड हुई। लेकिन थोड़ा सा मौका मिल गया। क्या?
कि लोकल पुलिस ने और प्रशासन ने उतना आतंक नहीं मचाया, उसका रिजल्ट है। अब लेकिन मुझे ये बताइए, लास्ट के 2 सवाल आपसे पूछूंगी कि जब हरियाणा का चुनाव खत्म हुआ तो सबने कहा कि भाई अब आंखें खोल लीजिए, अभी झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव है। महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव अब खत्म हो गया, अब दिल्ली का चुनाव है, फिर आगे के महीनों में बिहार का चुनाव आएगा। अब ऑपोजिशन क्या करेगा ये तो पता नहीं है, अब ये उनके ऊपर है कि वो क्या करेंगे। लेकिन अब इन चुनाव का क्या मतलब रह गया है? इस तरीके के चुनाव जो कि मोदी और अदानी मॉडल का जो चुनाव है, उसको लेकर क्या कहा जाए? क्या कोई मायने हैं? नहीं, देखिए, अब बहुत सारे देश ऐसे हैं दुनिया में जहां जो जो रूलिंग पार्टी है उसको 90%, 95% वोटों से ज्यादा मिलते हैं। हमारा देश उस तरफ बढ़ रहा है। अब हम मोदी जी को, अमित शाह जी को, आरएसएस को, बीजेपी को दोष देते रहे, अडानी जी, यूसुफ लुलू, अंबानी जी को दोष दे रहे, उसका कोई लाभ नहीं। वो लोग तो चोरी कर रहे हैं, उनकी तो एग्जिस्टेंस चोरी से है, बेईमानी से है। जो विपक्ष है उसकी जिम्मेदारी है ना इनको रोकना। यही तो डेमोक्रेसी की बुनियाद है कि लोगों को रास्ता दिखाना, लोगों की मदद करना, एक भ्रष्ट सरकार को हटाने की एक जो मीडियम, कंड्यूट या माध्यम है, वो तो विपक्ष की पार्टीज है ना, और वो हाईजैक्ट हैं आरएसएस के एजेंट, स्लीपर सेल्स द्वारा। तो अभी जो सिविल सोसाइटी का रोल है, हम लोगों ने फोकस करके अब इन एजेंट्स और दलालों को आइडेंटिफाई करना शुरू किया है। उसके बाद हम विपक्ष के खिलाफ भी एक मोर्चा खड़ा करेंगे कि आप लोग जो देवाशायन साहब की लैंग्वेज में लो हैंगिंग फ्रूट्स पे ही खुश हो रहे हो। आपको खुश होना जनता की मंशा नहीं है, आपको खुश करना जनता की मंशा यह है, इस भ्रष्ट सरकार को हटाना और उसके भ्रष्टाचारियों को सजा दिलवाना। उसमें आप मदद करोगे तो ठीक है, वरना एक कोई नया आंदोलन खड़ा होगा जो आप लोगों को भी उतना ही दोषी मानेगा जितना इन अत्याचार, भ्रष्टाचार, बेईमानी करने वाले आरएसएस और बीजेपी के लोग। ये बस एक बुनियादी तौर आखिरी पे उनका भी सोच निकल के आ रही है। महमूद, बस एक आखिरी टिप्पणी आपसे कि ये जो मोदी अदानी मॉडल ऑफ चुनाव है जो कि हमें महाराष्ट्र में देखने को मिला, इस पर क्या कहेंगे अंत में? जी। ये एग्जिस्टेंशियल, मतलब बिल्कुल बुनियाद पे भारत की डेमोक्रेसी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की बुनियाद पे हमला है। कुछ नहीं काम आएगा। जनता के अगर वोट गिने नहीं जाएंगे। और आप कह रहे हैं कि मोदी और अदानी ने मिलकर अंबेडकर की बुनियाद पर हमला किया है? अंबेडकर साहब के संविधान की, इंसाफ और बराबरी की बुनियाद जो है ना भारत का संविधान, उस पे हमला कर रहे हैं। जब ही अडानी जी और यूसुफ लुलू जी और अंबानी जी का पैसा देखो आप क्या शूटअप हो रहा है और जनता कहां जा रही है। और जैसे जैसे, एक मैं एग्जांपल और दे दूं, जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो आपने देखा जो ये चोरी, वोट चुराने की मशीनों के खिलाफ आंदोलन पीक पे था। जैसे ही ये आंदोलन जितने ऊपर जाएंगे उतनी बीजेपी की और आरएसएस की ताकत प्रोपोर्शनेटली कम होगी। ये भी एक देख लीजिए, ये बुनियाद है। अब अगर लोग नहीं समझेंगे विपक्ष की पार्टियों के, ये सोचते रहेंगे कि हम बेवकूफ हैं, मतलब राहुल गांधी जी वोट नहीं ला पा रहे हैं, शरद पवार जी वोट नहीं ला पा रहे हैं और उद्धव ठाकरे जी वोट नहीं ला पा रहे हैं, ऐसा हो नहीं रहा है, ये हुआ नहीं है, ये धोखाधड़ी है। और अगर इनकी पार्टी के अंदर जो एजेंट बैठे आरएसएस के, वो इन्हें ये समझाने में कामयाब हो रहे हैं कि शरद पवार जी, आप अजीत पवार जी से कम पॉपुलर लीडर हो गए हो, तो मैं उनको सलाम करता हूं और शरद पवार जी से निवेदन करता हूं कि वो कम से कम कुछ समझदारी से काम ले ले। क्या अगर वो कॉफी पीते हैं तो सुबह सुबह कॉफी सूंघ ले। ये धोखाधड़ी हो रही है। अजीत पवार जी उनसे पॉपुलर नेता नहीं है, शिंदे जी उद्धव ठाकरे जी से पॉपुलर नेता नहीं है, मोदी जी राहुल गांधी जी से पॉपुलर नेता नहीं है। जो लोग उन्हें ऐसा समझा रहे हैं वो धोखेबाजी कर रहे हैं उनके साथ। बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑन पब्लिक इंडिया। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बात